हेलो ऑल, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है प्रतिबद्ध, जिसमें हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, वो भी मेंस के सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के साथ साथ टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम आज इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने रॉक्स और उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा साथ में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और उसके पीछे क्या फोर्सेस थे, या जो अल्फ्रेड वेगनर ने कौन जो थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, तो उसमें क्या क्या उन्होंने थ्योरी के अंदर बताया और क्या उसकी ड्रॉबैक्स रही, तो हम सब ने ये सब डिस्कस कर लिया है। तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं उनको मैं फिर से बता देता हूं कि ये प्रतिबद्ध सीरीज जो है हर सब्जेक्ट की ऐसे सिविल स्टेप आईएएस पे चल रही है, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए क्विकली अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूं तो हमने ये जो दो टॉपिक्स हैं, रॉक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद आपकी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ये आज कवर होगी। इसके साथ साथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स। जब ये जो 3, 4 एंड 5, ये जो 3, 4 एंड 5 है ये आज डिस्कस होंगी, इसलिए मैंने इसको टुडे लिख रहा हूं अभी कि ये आज डिस्कस होंगी। ये हमने पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी कवर कर दी है। ये मैंने लिख रहा हूं पार्ट 1 कवर्ड है। ये आज जो चीज़ चल रही है ये है पार्ट 2 के अंदर। और लैंड फॉर्म्स या इसके साथ एसोसिएटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे वो सब पार्ट 3 के अंदर आएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आओ चलते हैं अब पीवाईक्यूज की बात करें तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है रॉक्स वाला। आज जो डिस्कस होगा आज होगा मेंटल प्लूम और एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। एक तो ये क्वेश्चन होगा। जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन देखेंगे आज हम। ब्रीफली मेंशन अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इंपैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन विद एग्जांपल्स, इसका भी जिक्र आएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, इसलिए मैं इसको स्टार डाल रहा हूँ। उसके बाद है why are the world's fold mountain system located along the margins of the continent, bring out the association between the global distribution of fold mountains and the earthquake and volcanoes, ये भी आज डिस्कस होगा। और explain the formation of thousands of islands in Indonesia and Philippines archipelago, ये भी आपको आज ही चलेगा पता कि कैसे ये सब जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे हम सर्कम पैसिफिक जोन की बात करें, आज के जो कीवर्ड्स रहेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स है, मेंटल प्लूम हो गया आपका, सर्कम पैसिफिक जोन हो गया, उसके साथ साथ आपका ये जो आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया और फिलीपीन आर्किपेलागो के, ये सब जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सब आज के आज ही डिस्कस होंगे और आज की क्लास में ही डिस्कस होंगे। इवन आप ये देखेंगे कि बेसिकली जो वर्ल्ड के फोल्ड माउंटेन्स हैं लोकेटेड हैं कहाँ पे, ऑन द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये क्यों होते हैं, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी तो नहीं पर ये आज की क्लास में डिस्कस की जाएंगी। तो आओ क्विकली स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जहां से हमने छोड़ा था थोड़ा सा उसकी ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद आज के टॉपिक पे आ जाएंगे। तो बेसिकली अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। जब मैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो इससे पहले हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी, इससे पहले पढ़ी हमने अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें कि अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि कैसे हमारे जो कॉन्टिनेंट है ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सब चीज़ उन्होंने बताई, बट उस थ्योरी की एक सबसे बड़ी मेजर ड्रॉबैक थी कि उन्होंने वहां पे जो फोर्सेस थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। बाद में इसी थ्योरी के ऊपर रिसर्च हुई और बाद में उसी को मॉडिफाई करके, या मैं ये बोलूँगा कि बेसिकली जो वो ड्रॉबैक्स थी उसकी, उस ड्रॉबैक्स को दूर करने की कोशिश की गई। इसी थ्योरी में आगे बढ़ते हुए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहीं आगे बढ़ते हुए आर्थर होम्स की आती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जिसमें कि वो जो फोर्सेस हैं उनको वो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि उन्हीं फोर्सेस क्या मैकेनिज्म है वो उन फोर्सेस का कि जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं अब उसकी आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को। अब जब मैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की बात करूंगा तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में आपको यह पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका क्या प्रिंसिपल है और क्या मैकेनिज्म है। और एक चीज याद रखना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग और लास्ट में आके मॉडर्न थ्योरी जो आएगी प्लेट टेक्टोनिक्स, इन सब का एक दूसरे के साथ लिंकेज है।
लिंकेज का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट की ड्रॉबैक्स होंगी वो आगे दूर होंगी, उसके बाद अगली में होंगी, और धीरे धीरे ये जो थ्योरीज हैं ये बिल्कुल मॉडिफाइड वे में और एक मॉडर्न फॉर्म में आएंगी हमारे पास, जिससे हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये माउंटेन्स हैं, कहाँ पे माउंटेन्स बन रहे हैं, कैसे वल्केनिज्म हो रहा है और कैसे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और किस तरह से आपकी प्लेट बाउंड्रीज, रिजेस, ट्रेंचेस वगैरह बन रहे हैं। तो आओ जानते हैं अब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में, और उसके बाद फिर इस स्लाइड पे आते हैं। तो बेसिकली ये एक ब्लैंक स्लाइड है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो आर्थर होम्स की आई थी वो क्या बोलती है। मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। जब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कीवर्ड है दैट इज कन्वेक्शन। ये अपने आप में ही वर्ड है, और साथ में ये है दैट इज द करंट। तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए। ध्यान से देखना, 1929 में आर्थर होम्स एक थ्योरी लेके आते हैं जिसका नाम है, टाइमलाइन में लिख देता हूँ, 1929 में आती है। कौन लेके आते हैं? आर्थर होम्स। इन्होंने थ्योरी में ये कहा, बेसिकली जब एल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा कि जो टाइडल फोर्स है आपका, या फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और मून का, साथ में जो बायोंसी का फोर्स है और जो ग्रेविटी है, उस वजह से यही फोर्स जो है कॉन्टिनेंट को क्या करवा रहा है? ड्रिफ्ट करवा रहा है। बट बेसिकली ऐसा था ही नहीं, उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया किससे? दैट इज विद इंटीरियर ऑफ अर्थ से उन्होंने एक थ्योरी दी। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि सपोज दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये ऊपर आपकी क्रस्ट है, देन ये आ गई आपकी मेंटल, और ये रहा आपका कोर। अब आर्थर होम्स क्या कहते हैं? आर्थर होम्स ये कहते हैं यहां पे अर्थ के अंदर, जब अगर आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा हो जब, तो वहां पे आपको पता होगा जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाते हैं वैसे क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और प्रेशर भी बढ़ता जाता है। अब होगा क्या यहाँ पे कि ऑलमोस्ट अगर मैं मान के चलूं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होगा, और इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, इसके कंपैरिजन में यहां पे अप्रोक्सीमेटली ये मान लेता हूं मैं 3000 या 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होगा। मतलब यहां पे क्या हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट बन गया। अब इसी टेम्परेचर ग्रेडियंट का सारा कार्यक्रम यहां पे होगा। अब होगा क्या यहां पे? अब मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं। यहां पे बेसिकली यहां पे होगा ये कि यहां पे जब टेम्परेचर डिफरेंस बन जाएगा यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे करंट्स ओरिजिनेट हो जाएंगे और करंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो कुछ इस तरह से बनना स्टार्ट होंगे और इस तरह से वो मूव करना शुरू कर देंगे। ये आपके क्या बनना शुरू हो गए? कन्वेक्शनल करंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, ये बोलते हैं कि जब ये कन्वेक्शनल करंट्स बन रहे हैं, बेसिकली क्या है कि मेंटल वैसे तो हमारा सॉलिड है, बट इसके अंदर कुछ मोल्टन मैग्मा की रॉक्स हैं मतलब वो बेसिकली कैसी हैं? वो इन दी स्टेट मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन मतलब एक तरीके से लिक्विड या फ्लूइड स्टेट में है। अब यही रॉक्स क्या करेंगी, इनकी एक टेंडेंसी है कि जैसे ही यहां से इंटेंस हीट जाएगी, ये क्या करना शुरू कर देंगी? फ्लूइड है तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये फ्लूइड जो होगा फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं टकराएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दूसरे कलर से बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे कोई एक ऐसी रॉक रखी है और ये ऐसे गई, और ये मान लो यहाँ पे ऐसे टकरा गई। अब जब ये टकराएगी यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट यहाँ होगा, और उसके बाद ये क्या कर जाएगी? ऐसे मूव ऑन कर जाएगी। मतलब वो टकराई और उसके अंदर ट्विस्टिंग हो गई ऐसे को, और वैसे ही एक लूप सर्कल चलता रहेगा इस तरह से। सिमिलर इसी पैटर्न पे ये चीज चलती रहेगी। अब इन्हीं पैटर्न को, जो मेंटल के अंदर ये जो मूवमेंट हो रही है इन मोल्टन रॉक्स की, इसी को क्या बोल दिया गया? दैट इज नोन एज करंट। दैट इज नोन एज करंट। और बाद में इसी थ्योरी को क्या बोल दिया गया? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स ने दी।
अब आर्थर होम्स ने ये चीज तो बोल दी कि ठीक है करंट भी चल गए, ठीक, मेंटल से ये चल रहे हैं और ये पूरा तरह से एक सिस्टम चल रहा है। अब होता क्या है, इसी का इम्पैक्ट हम देखेंगे कहां पे देखने को मिलेगा, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें क्रस्ट के ऊपर। अब जब ये यहां से, ये बेसिकली पूरा ही मेंटल है, ये मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, इस पूरे को मेंटल से रिप्रेजेंट किया है। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में यहां पे बनाता हूं इस डायग्राम को कि यहां पे हो क्या रहा है। इसको मैं रेज करता हूं और इसको मैं ज्यादा बेटर वे में आपको यहां पे बताता हूं। अब इसको हम मॉडर्न और डिटेल फॉर्म ये देखते हैं। ये आ गई आपकी क्रस्ट। अब ये सारा क्या है, ये सारा मेंटल ही है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे मेंटल, और ये रहा आपका कोर। अब हुआ क्या यहाँ से, सिंपल सी मान लो ये एक रॉक है, ठीक, इस पे यहाँ से इंटेंस प्रेशर लगा, ये ऐसे गया और इसने यहाँ पे हिट किया और ये ऐसे को इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, हिट करता है और ऐसे को मूव करके ये करंट जो है इस तरह से स्टार्ट हो जाता है मूव करना। अगेन यहाँ से भी कुछ ऐसे हुआ और यहाँ पे हिट हुआ और ये ऐसे आके इस तरह से यहाँ पे क्या हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी। इसी को क्या बोल दिया गया, कन्वेक्शनल करंट बोल दिया गया। अब खुद सोचो, ये जो मोल्टन इसके मेंटल के अंदर ये जो मोल्टन रॉक्स हैं, इन मोल्टन रॉक्स को आप ऐसे इमेजिन करो जैसे कि हमारा बाहर से शरीर क्या है, हार्ड है, बट अंदर आप देखोगे तो हमारे अंदर कुछ हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जहां पे वेन्स में आपका फ्लूइड चल रहा है। तो सिमिलरली कुछ ये इस तरह से ही था कि बाहर से तो मेंटल आपको सॉलिड लगेगा, बट अंदर क्या है, अंदर आपके कुछ ऐसे हिस्से हैं, मोल्टन रॉक्स इस टाइप की हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उन पे इंटेंस हीटिंग होगी वो क्या करना शुरू कर देंगी, फ्लूइड जो है उनके अंदर का, ये जो रॉक्स हैं वो क्या करना शुरू कर देंगी, वो मूव ऑन करना शुरू कर देंगी। और जैसे वो मूव ऑन करेंगी तो वो कहाँ पे टकराएंगी, अर्थ के क्रस्ट पे टकरा जाएंगी। और जब ये अर्थ के क्रस्ट पे टकराएंगी तो वहां पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डलेगा। अब जब ये इम्पैक्ट डलेगा तो आर्थर होम्स ने यही चीज बताई कि इन्हीं इम्पैक्ट की वजह से आपके जो कॉन्टिनेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो एल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि टाइडल फोर्सेस या बॉयंट फोर्सेस, उन सब को डिस्कार्ड किया गया और कहीं ना कहीं इस थ्योरी की एक्सेप्टेंस हुई। क्यों? क्योंकि ये चीज जो थी अर्थ के इंटीरियर से आ रही थी, तो इस वजह से डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट जोग्राफर्स ने इस थ्योरी को कहीं ना कहीं इस रिलायबल मान लिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही यहां पे ये चीज इंपैक्ट करेगी तो यही चीज इन्होंने कहा कि अर्थ के डायनामिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अब अर्थ के डायनामिज्म की अगर मैं बात करूं तो अर्थ के डायनामिज्म में क्या क्या चीजें आ रही हैं आपका, चाहे माउंटेन्स हैं, आपके अर्थक्वेक्स हैं, चाहे आपके वोल्केनोज हैं, तो मतलब ये सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये जो अर्थ के अंदर कन्वेक्शनल करंट्स चल रहे हैं। और ये कन्वेक्शनल करंट कहाँ चल रहे थे, मेंटल के अंदर चल रहे थे। और इन्हीं करंट्स को समटाइम्स क्या कह दिया जाता है, दैट इज नोन एज मेंटल प्ल्यूम बोल दिया जाता है। क्या कहा जाता है, मेंटल प्ल्यूम कहा जाता है। और ये जितना भी सारी चीज हो रही है ये किस लेयर के अंदर हो रही है, ये हो रही है आपकी मेंटल लेयर के अंदर। तो इसी को क्या कहा गया, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स। और आर्थर होम्स ने इस चीज को दोबारा से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को बल दी और यहीं से कहीं ना कहीं लोगों ने माना कि हाँ, एल्फ्रेड वेगनर ने जो थ्योरी दी थी वो सही थी, बट जो फोर्सेस उन्होंने बताए वो फोर्सेस जो थे वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और उन फोर्सेस को एक्सप्लेन करने में किसने हेल्प की, दैट इज द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने। तो आई होप यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या थी। बाद में यही कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आगे चल के जब और एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी की, तो वहां पे जाके यही जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है किसका बेस बनेगी, यही आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बेस बनेगी। और बाद में चल के यही जो है प्लेट टेक्टोनिक्स का भी फाउंडेशन बन जाएगी यही थ्योरी। क्यों? बेसिकली जो ड्राइव हो रहा है, जो कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं वो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, जो अर्थ का जो डायनामिज्म है वो बेसिकली इन्हीं मेंटल प्ल्यूम, ये जो कन्वेक्शनल करंट है, इसी की वजह से ये जो आपके जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्या कर रहे थे, ड्रिफ्ट कर रहे थे। तो आओ देख भी लेते हैं अब इस थ्योरी को। व्हेन, पहले पिछली स्लाइड पे आते हैं,
In 1929, Arthur Holmes gave the idea of convectional currents in the mantle. This idea is based on the fact a substance is heated, its density decreases and rises to the surface until it is cooled down and sinks again. Basically, इस चीज पे देख लेते हैं हम. हुआ क्या कि जैसे इसकी हीट बढ़ी, हीट से क्या हुआ, इसकी डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई. अब जैसे ही इंक्रीज की ऊपर तक तो ठीक है, जैसे ही यहाँ पे डिक्रीज करेगी, यहाँ तक हीट थी, ऊपर तक आते आते हीट क्या हो गई, कम हो गई. जैसे मैंने वहां पे टेम्परेचर बताया था कि नीचे अगर 4000 है तो ऊपर क्या था, 3000 था. बेश वो डिफरेंस, वो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो डिफरेंस था, इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपके करंट्स बनना स्टार्ट हो गए थे. अब जैसे ही ये ऊपर टकराएगा, कुछ ना कुछ डायनामिज्म अर्थ पे हुआ और उसके बाद ये कूल डाउन होके दोबारा से क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा. तो यही जो चीज थी बताई थी आर्थर होम्स ने. This repeated heating and cooling results in current which may enough to cause the continents to move, जो हमने बात भी की. इसके बाद Arthur Holmes suggested that the thermal convection was like a conveyor belt and that the upwelling pressure could break apart the continent and then force the broken continent in opposite direction carried by the convectional currents. Similar वही कहानी है कि जो बेसिकली जो कन्वेक्शनल करंट है वो कैसे है कि जैसे कन्वेयर बेल्ट है, कॉन्टिन्यूसली चीज़ चल रही है, जैसे कन्वेयर बेल्ट होती है उस पर घूम रही होती है वो चक्की सी ऐसे कॉन्टिन्यूसली, उसके ऊपर जो बेल्ट है, तो सिमिलर वैसा ही एक तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो चल रहा है. अब आओ देख भी लेते हैं. When the rising limbs of these currents meet, oceanic ridges are formed on the sea floor, and when the falling limbs meet, trenches are formed. इसको मैं ज़्यादा बेटर वे में, जब आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग आएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर वे में चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी. अभी मैं इसलिए इसको ज़्यादा छेड़ नहीं रहा. Thus rising current in the mantle are known as the mantle plumes, and they are instrumental in regulating the movement of crust and the phenomena of volcanism. Similar वही कहानी थी जो आपको बताई थी. अब इसके बाद आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी. मैंने जैसे कि कहा 1912 के आसपास आती है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. उसके बाद 1929 में आती है आपकी कौन सी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. अब ये वो दौर था अप्रोक्सीमेटली, अब ये मान के चलो कि 1930-40 के आसपास, एक तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम. तो उस टाइम पे सबमरीन, या मैं अब आपको बोलूँगा कि मरीन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, क्योंकि उस टाइम पे सबमरीन्स का डेवलपमेंट हो गया था. अब जब सबमरीन्स का डेवलपमेंट हुआ तो आपको, जब सबमरीन्स चलेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ओशन के अंदर बेसिकली चलेगी. जब ओशन के अंदर तो पता होना चाहिए कहाँ कोई ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से कहीं वो टकरा जाएगा या कुछ भी होगा. तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई, उस टाइम पे हुई, दैट इज़ दी ओशन फ्लोर मैपिंग. अब ध्यान से यहाँ पे देखते रहना कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी. यहां पे मैं लिख भी देता हूं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग. बेसिकली जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी ये दी थी हैरी हेस ने दी थी, और वो दौर था आपका 1960 के आसपास का ये दौर था जब हैरी हेस ने इस थ्योरी को पूरी तरह से बताया दुनिया को. अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझ आ गई तो यहीं से आपको प्लेट टेक्टोनिक्स भी समझ आ जाएगा. मैंने क्या कहा था, इन सब थ्योरीज का इंटरलिंकेज है. अब ध्यान से देखते रहना कि होगा क्या. मैंने कहा कि ये था एक तो वर्ल्ड वॉर 2 का मिडल फेज और उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का. तो उस टाइम पे ओशन फ्लोर मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी और उस टाइम पे ओशन फ्लोर मैपिंग हो रही थी. मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, OFM. OFM का मतलब ही है ओशन फ्लोर मैपिंग. अब ध्यान से देखना, सपोज करो ये कोई एक ओशन है और यहां पे कहीं पे ये एक आपका ओशन का फ्लोर है, ठीक है. ये रहा आपका ओशन और यहां पे रहा आपका ये ओशन फ्लोर है ये. अब यहां पे क्या हो रही थी, ओशन फ्लोर की मैपिंग हो रही थी. सपोज ये आपकी यहां पे क्या थी, एक सबमरीन थी. ये थी सबमरीन, मैंने इसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया. अब जब सबमरीन थी तो यहाँ पे ओशन फ्लोर की मैपिंग हो रही है. अब ओशन फ्लोर की मैपिंग जब होगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, कहाँ पे ट्रेंचेस हैं, कहाँ पे आपके और डिफरेंट ओशन फ्लोर पे फिजिकल फीचर्स हैं या रिलीफ फीचर्स हैं. तो इसी ओशन फ्लोर मैपिंग के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती हैं.
वो डिस्कवरीज क्या क्या थी वो मैं बता देता हूँ। बाद में यही जो डिस्कवरीज थी इसी को हैरी हेस ने रिलेट कर दिया किसके साथ, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के साथ, जो बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के नाम से जानी गई। अब ध्यान से देखना, ये जब ओशन फ्लोर मैपिंग हुई तो इस टाइम पे जो डिस्कवरीज थी वो किसकी होती हैं, सबसे पहले होती हैं मिड ओशनिक रिजेस की। क्लियर है बात। दूसरी होती हैं आपकी, पता चलता है आपको, दैट इज द रिफ्ट वैलीज, और मैं ये बोल दूंगा आपको यहां पे पता चलता है नॉर्मल फॉल्ट्स का। तीसरी वल्केनिज्म या वॉल्केनोज का बारे में पता चलता है। चौथा यहां पे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई वो हुई आपकी, दैट इज दी जियोमैग्नेटिज्म में बोल लो, या फिर आपको कि मैग्नेटिक एक्टिविटी के बारे में भी हमें यहाँ पे पता चला। और मैग्नेटिक एक्टिविटी में बेसिकली रॉक्स की एज के बारे में पता चला। तो ये सब जो चीज़ें थी इन सब से हमें ओशन फ्लोर की मैपिंग से हमें ये सब चीज़ें पता चल रही थी। क्लियर है बात इतनी। अब यही सब चीजें जो थी, जितनी भी ये सब चीजें ओशन फ्लोर मैपिंग से पता चली हमें उस टाइम पे, यही बाद में चल के इसी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के एविडेंसेस दिए किसने, हैरी हेस ने दिए, और जिसको कोरिलेट कर दिया उन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के साथ, जिसकी वजह से आप जो एल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी थी, जो बेसिक द फोर्स जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, वो और ज्यादा बेटर वे में रिफाइंड होके वो थ्योरी हमारे पास आ जाती है। तो पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर हमें क्या क्या एविडेंसेस हमें देखने को मिले, या फिर ओशन फ्लोर मैपिंग जब हुई तो हमें उस टाइम पे क्या क्या पता चला। बेसिकली कारण क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो उस टाइम पे जर्मनी ने अपनी पावरफुल सबमरीन यू बोट्स बना ली थी और उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। उसी को काउंटर करने के लिए बाद में दूसरी पावर्स ने कहीं ना कहीं आपके ट्रांसमीटर्स वगैरह का यूज करके और पूरी तरह से एनिग्माग्राफ का यूज करके इन सब चीजों को इंटरप्रेट किया, और बाद में फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इसी ओशन फ्लोर मैपिंग के थ्रू इसको जर्मनी को काउंटर किया। तो वही सब चीजें हो रही थी इसी दौर के अंदर ओशन फ्लोर मैपिंग के टाइम पे। अब आओ इन्हीं थ्योरीज को हम सी फ्लोर के अंदर जो थ्योरी उन्होंने दी उसको देखते हैं। तो आओ देख लेते हैं हम इन सबको। अब ध्यान से देखना इसी थ्योरी के अंदर क्या होगा। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का पता है, मैं साइड में डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको आइडिया रहेगा। यहाँ पे ये मैंने पेज को डिवाइड कर दिया। अगेन ये यहाँ पे आपका क्रस्ट सी से लिख दिया, ये मेंटल, और ये नीचे कोरी है वो सबको पता है। अगेन ये इस तरह से ये चीज़ हो रही थी, इस तरह से ये आपके कन्वेक्शनल करंट चल रहे थे, राइज किए, कूल डाउन हुए, सिंक हुए, और ये प्रोसेस ऐसे साइक्लिक चलता रहा। अब सेम यही प्रोसेस चलेगा, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात क्या थी कि ओशन फ्लोर के अंदर क्या देखने को मिले थे, हमें मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिले। तो सबसे पहले बार हमें क्या पता चला कि ओशन के अंदर क्या है, मिड ओशनिक रिजेस हैं। अब ध्यान से देखना इसी को। ये मैं 3D में थोड़ा सा बना रहा हूं। ये रहा आपका सी फ्लोर। क्लियर है ये चीज आपकी, ये यहां पे। अब ध्यान से देखना इसी डायग्राम को, अब नीचे इमेजिन कर लेना कि यही कन्वेक्शनल करंट ऐसे चल रहे हैं। ठीक है। अब ये जब हिट कर रहे होंगे, कुछ
जब इस पॉइंट पे ये जब हिट हो रहा है यहाँ पे ये वाले पॉइंट, तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जो ऊपर की तरफ को जाएंगे, और ये जब ऊपर की तरफ को जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या करेंगे, ये इम्पैक्ट करेंगे। अब जब ये इम्पैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले, तो यहाँ पे जब ये क्रस्ट को तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकला, ये बने आपके मिड ओशनिक रिजेस की फॉर्मेशन हो गई। ये क्या बन गए आपके मिड ओशनिक रिजेस बन गए। क्या बने, ये मिड ओशनिक रिजेस। क्लियर है बात। यही कन्वेक्शनल करंट जैसे ही यहाँ पे सी फ्लोर पे हिट किए तो यहाँ से इन्होंने ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या बन गए, मिड ओशनिक रिजेस बन गए। अब जब ये मिड ओशनिक रिजेस बने, इसके साथ साथ मैंने क्या कहा, यहाँ पे दूसरे मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज वल्केनिज्म देखने को मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस मिलेंगे तो यहाँ पे आपको ये वल्केनिज्म देखने को मिलेगा इस जोन के अंदर। ये क्या देखने को मिल रहा है, वल्केनिज्म या वल्केनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। इसके साथ साथ मैंने क्या कहा कि यहाँ पे उसी के अंदर क्या बन रही हैं, रिफ्ट वैलीज भी बन रही हैं। तो यहाँ कहीं आपको इसी जोन के अंदर आपको रिफ्ट वैलीज देखने को मिल जाएंगी। मैं कलर यहाँ पे इसको ऐसे डिमार्केट कर देता हूँ। यहीं पे इसी जोन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही हैं, रिफ्ट वैलीज देखने को मिल रही हैं। अब ध्यान से देखना, ये सब चीजें वहां पे देखने को मिल रही हैं। अब बिल्कुल मेरे हाथ की मूवमेंट को देखना। ये सपोज करो ये पूरा क्या है, ओशन फ्लोर है, ठीक है। नीचे से क्या हुआ, कन्वेक्शनल करंट यहां से क्या कर रहे थे, हिट कर रहे थे किसको, ओशन के फ्लोर को। तो इस वजह से क्या हो गया, वहां पे होती है रप्चरिंग, और जब ये रप्चरिंग होती है तो इस तरह से ये रप्चरिंग होती है, और इस तरह से ये चीज जो है फट जाता है, क्या, ओशन का फ्लोर फटेगा। अब खुद सोचना, जब ये ओशन का फ्लोर फट रहा है तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को क्या मिल रही है कि ये जब फटेगा तो ये चीज क्या होगी, दूर जाएगी ऐसे को करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दूर इस तरह से जा रही है, ये यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड कर रही है। अब खुद ध्यान से देखना, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि मिड ओशनिक रिजेस बनेंगे। मिड ओशनिक रिजेस का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रही है, ओशन फ्लोर की स्ट्रेचिंग हो रही है, इस तरह से जो है ओशन का फ्लोर जो है खिंच रहा है। अब जब इस तरह से खिंच रहा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉल्ट। ये आपको मैं बता देता हूं, ये इस तरह से क्या हो गए, दैट इज द स्ट्रेचिंग हो रही है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, दैट इज द नॉर्मल फॉल्ट। ये रहे आपके नॉर्मल फॉल्ट। कुछ इस चीज को इस तरह से समझो, सपोज ये एक रिमोट है, ठीक है। अगर मेरे को इसको तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसको ऐसे को खींचूंगा, ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा इसको, या फिर इसको मैं कंप्रेस कर दूंगा ऐसे को, या इसको मैं ऐसे दबाऊंगा। अगर तो इसमें इस तरह से स्ट्रेचिंग हुई, मतलब यहां पे एक्शियल या फिर टेंसाइल फोर्सेस लगेंगे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, तो मैं इसको बोल दूंगा दैट इज दी नॉर्मल फॉल्ट। अगर मैंने इसको कंप्रेस किया इस तरह से तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, दैट इज नोन एज दी रिवर्स फॉल्ट। क्या बोल दूंगा मैं इसको, रिवर्स फॉल्ट बोल दूंगा। रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा आपका, दैट इज इस तरह से आपका कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉर्मल फॉल्ट होगा, नॉर्मल फॉल्ट के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, मैं यहां लिख भी देता हूं साइड में, ये रहा आपका नॉर्मल फॉल्ट। इसी नॉर्मल फॉल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, इस तरह से नॉर्मल फॉल्ट में एक्शियल या फिर टेंसाइल फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, टेंसाइल फोर्सेस देखने को मिलेंगे। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा आपका, दैट इज दी ओशन फ्लोर की क्या हो रही होगी, इस तरह से स्प्रेडिंग हो रही होगी। क्लियर है बात, इस तरह से वो टेंसाइल फोर्सेस लग रहे होंगे। अब खुद सोचो, इसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपके नॉर्मल फॉल्टिंग भी हो रही है, वल्केनिज्म भी हो गया, आपकी एक्शियल टेंसाइल फोर्सेस भी लग गए, और अब क्या हो रहा है, ओशन फ्लोर जो हो रहा है धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। अब एक चीज खुद सोचो, यहाँ पे मैं दूसरा कलर का यहाँ पे यूज कर लेता हूं। ये तो था एक नॉर्मल केस, ये सारा प्रोसेस अर्थ के अंदर चल रहा है जिसका इंपैक्ट ओशन फ्लोर पे हमें देखने को मिल रहा है, और ओशन का जो फ्लोर है वो क्या करता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है। अब यहीं पे ध्यान से सोचो कि मान लो पहली बार कोई ऐसा केस हुआ, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एकदम से ये सब चीजें होंगी, धीरे धीरे हो रही होंगी। सपोज करो यहाँ पे वल्केनिज्म आया
और उसने यहाँ से फटा और कहीं ना कहीं अंदर से जो भी रॉक्स वगैरह निकली वो सब क्या हो गई, यहाँ पे पाइल अप हो गई। क्लियर है बात। अब दूसरी बार इरप्शन होती है तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाली रॉक्स जो होंगी ये आगे को चली जाएंगी इस तरह से, और इसके ऊपर एक और रॉक्स जो होंगी यहाँ पे, क्या बेसिकली रॉक्स तो यहीं पे पाइल अप होंगी, बट ये जो पुरानी वाली रॉक्स हैं वो क्या कर जाएंगी, शिफ्ट कर जाएंगी यहाँ से। अब यही थ्योरी को उन्होंने और रिलेट किया कि जैसे जैसे ओशन का फ्लोर एक्सपैंड करता जाएगा, मतलब जैसे जैसे नीचे से वल्केनिज्म आता जाएगा और ओशन का फ्लोर एक्सपैंड करता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, नई रॉक्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। और नई रॉक्स हमें कहां देखने को मिलेंगी, इस मिड ओशनिक रिज के पास देखने को मिलेंगी। जैसे ही हम इससे दूर जाते जाएंगे एज ऑफ द रॉक्स भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। खुद सोचो, नई रॉक यहां पे हुई, पुरानी वाली यहां पे शिफ्ट कर दी गई। नहीं है तो मैं इसको दूसरे डायग्राम से आपको समझा देता हूं, उस डायग्राम पे भी देख लेते हैं। उस डायग्राम को ये देखो, ऐसे सिमिलर सी कहानी है यहां पे। अब नीचे से वही फोर्सेस, ये सपोज करो ये है रॉक ए और ये भी ए रॉक, ठीक है। नीचे से क्या हुआ, अगेन वही कन्वेक्शनल करंट चल रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये चले, यहाँ पे पहली केस था कि जब यहाँ पे ए रॉक थी। क्लियर है बात इतनी। अब ये काम कहाँ हो रहा है, मिड ओशनिक रिज के पास ही हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम पे आते हैं। अब हम सेकंड टाइम पे क्या हुआ, फिर से देखना, यही ए वाली रॉक तो यहाँ पे आ जाएगी, ये रही ए वाली रॉक, वैसे ही इधर भी ये ए वाली रॉक आ गई। क्लियर है बात। अब पर यहाँ पे अब जब दूसरी बार ये वल्केनिज्म हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये और ये, अब यहाँ पे ये बी रॉक आ गई। क्लियर है बात, समझ आ रही है बात। ऐसे ही तीसरा केस ले लेते हैं, जब दोबारा से सिमिलर चीज यहाँ चल रही होगी, ऐसे यही कन्वेक्शनल करंट वैसे चल, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, ये इधर को आएगा एरो, ये इस तरह से चल रहे होंगे। अब तीसरा केस ले लेते हैं, जब दोबारा से ये चीज हो रही है तो अब यहाँ पे ए रॉक आ गई, यहाँ पे यही बी रॉक आ गई, अब यहाँ पे एक और नई सी रॉक आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी सी रॉक आ गई, यहाँ पे वही बी रॉक आ गई और यहाँ पे वो ए रॉक आ गई। तो मतलब अब क्या देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, किससे, ओशन के मिड ओशनिक रिज से दूर जाते जा रहे हैं, एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीज होती जा रही है। जो ए रॉक शुरू में यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे पहुंच गई, अब इस केस में यहाँ पहुंच गई और इस केस में ये यहाँ पहुंच गई। तो मतलब क्या हुआ कि एज ऑफ द रॉक्स जो थी मिड ओशनिक रिज से दूर जाने पर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो ये भी थ्योरी उन्होंने इंटरप्रेट की इस तरह से। उसके बाद जो मैंने कहा था कि मैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग में वो बताऊंगा कि हाँ रिजेस कैसे हैं और ट्रेंचेस कैसे बन रही हैं, अब वो इसी चीज के अंदर हुई यहाँ पे। अब उसको ध्यान से देखना, अब हुआ क्या यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि ये रही आपकी, नीचे से करंट्स जाएंगे, सिमिलर वही केस है, उसी को अब यहाँ पे समझते रहना। यहाँ पे मैं इसको दूसरी तरह से ड्रॉ करता हूँ। ये रहा आपका मिड ओशनिक रिज वाला रीजन, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा कि यहां से ये आया और स्ट्राइक किया और ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब जहां पे, याद रखना, यहां पे इस पॉइंट पे ये जाके स्ट्राइक हुआ, ठीक है, ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक हो रहा है। अब अगर इस पॉइंट पे स्ट्राइक हो रहा है तो ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा, ये ऐसे, ये बना इस तरह से। अब याद रखो कि जब ये स्ट्राइक करा तो यहां पे क्या बन गया, यहां बनेंगे आपके रिजेस। क्या बने, रिजेस बनेंगे जहां पे ये टकराएगा। अब जहां पे ये बेंडिंग होगी, याद रखना जहां पे ये बेंडिंग हो रही है, यहां पे क्या बनेंगी, यहां पे बनेंगी ट्रेंचेस। क्या बनेंगी, ट्रेंचेस बनेंगी। अब आते हैं उसी केस पे,
अब खुद सोचो कि जब ये यहां से आ रहा था ऊपर को, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंटेंस हीटिंग थी, इन पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर था, तो उसने जब हिट किया अर्थ के क्रस्ट को, तो वहां पे क्या बनेंगे, रिजेस बनेंगे। अर्थ का क्रस्ट का मतलब है यहाँ पे ओशन फ्लोर से। तो अब ध्यान से देखते रहना कि यहाँ पे क्या बना, जब ये यहाँ पे हिट कर रहा है और जब उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, डेंसिटी डिक्रीज कर गई और ऊपर उठा और उसने स्ट्राइक किया जैसे ही, तो वहां पे क्या बन गए, अब वेलिंग की वजह से क्या बना, यहाँ पे रिजेस बने। अब जैसे ही यहाँ पे, अब खुद देखना इसी डायग्राम में देखना यहाँ पे, अब जब यहाँ पे क्या हो रही है, नीचे को जब ये करंट जा रहा है, अब जब इसकी सिंकिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या बना देगा ये, यहाँ बना देगा ये इस तरह से ट्रेंचेस बना देगा। क्या बना देगा ये, ट्रेंचेस बना देगा ये। क्लियर है बात। ये जैसे ही यहाँ पे जब सिंक करना शुरू करेगा तो इसको रप्चर करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दैट इज ट्रेंचेस बन जाएंगी यहाँ पे। क्लियर है बात। और बेसिकली अगर मैं इसको जब बात करूंगा प्लेट टेक्टोनिक्स में, तो वहीं पे इसी चीज को हम क्या बोल देंगे, सबडक्शन बोल देंगे। और यहाँ पे ही आपको इसी ट्रेंचेस के यहाँ पे इस रीजन के अंदर आपको ये वही रीजन होगा जहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका ओशन फ्लोर क्या कर रहा होगा, आपका ऐसे तो स्प्रेड कर रहा था, बट यहाँ आगे क्या करना शुरू कर देगा, वो ये ओशन फ्लोर जो होगा आपका सिंक करना शुरू कर देगा। क्लियर है बात। यहाँ पे क्या होगा, ओशन फ्लोर की सिंकिंग हो जाएगी। क्लियर है बात इतनी। तो ये थी आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। यहां तक आपको आई होप कहानी समझ आ गई होगी। बेसिकली आपको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का पता होना चाहिए। मेंटल प्लूम्स मतलब वो कन्वेक्शनल करंट चले, ऊपर जहां टकराए क्या बन गई, रिजेस, और जैसे सिंक किए वहां क्या बन गई, आपकी ट्रेंचेस की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है बात। अब एक और चीज थी जिसने इस थ्योरी को सबसे ज्यादा बल दिया, वो थे आपका जिसको हम बोलते हैं पेलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब उस समझते हैं कि हम पेलियोमैग्नेटिज्म है क्या चीज है, जिस वजह से इस थ्योरी को एक स्ट्रॉन्ग बेस मान लिया गया। अब ध्यान से देखना इसी चीज को। बेसिकली अगर मैं पेलियोमैग्नेटिज्म की बात करूं, तो बेसिकली वो है क्या चीज है, वो ये चीज है, बेसिकली रिवर्स हो जाती है आपकी पोलैरिटी। जब आप मिड ओशनिक रिजेस के दोनों तरफ देखेंगे तो ठीक है, आपको अल्टरनेट बैंड्स देखने को मिलेंगे रॉक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के, जहां पे पोलैरिटी क्या हो रही होगी, रिवर्स हो रही होगी। इसी को हमने क्या बोल दिया, पेलियो मैग्नेटिज्म बोल दिया। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वहां आपको रिवर्स पोलैरिटी ऑफ द रॉक्स का बैंड आपको देखने, अल्टरनेट बैंड आपको देखने को मिलेगा मिड ओशनिक रिजेस के पास। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, पेलियोमैग्नेटिज्म बोल दिया। बेसिकली होता क्या है कि जो अर्थ के जब हीटअप होती है, तो उसके बाद वही जो मोल्टन मैग्मा की जो मैं बात कर रहा हूं वहां पे, तो उसके अंदर जो अर्थ के अंदर का जो पार्ट, मतलब सॉरी, जो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जैसे राइज करेंगे, तो उसके बाद वो ऊपर आएंगे, और ऊपर आने का जब वो ठंडे होंगे, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अलाइन करेंगे। बट एक चीज इसको कंफ्यूज मत करना कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है और जो अर्थ का, बेसिकली जो अर्थ की रोटेशन की वजह से हम नॉर्थ और साउथ पोल है, वो दोनों डिफरेंट है। अर्थ का मैग्नेटिक पोल जो है वो किसके अंदर, जो कोर के अंदर मैग्नेटिज्म है उसकी वजह से है, जबकि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से है। तो इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। बेसिकली मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि बेसिकली ये था क्या, रिवर्स पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, जहां से इस चीज का पता चला कि बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसने सी फ्लोर जो है हमारा स्प्रेड कर रहा है उस थ्योरी को बल दिया। अब देख लेना यहाँ पे। अब दोबारा से मैं डायग्राम बनाता हूं। ये रहा। अब यहां पे ये रहा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है बात।
अब यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस के टुवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अल्टरनेट बैंड्स, आपको देखने को मिलेंगे रॉक्स के अंदर ही। अब सपोज करो अगर ये यहाँ पे इस तरह से साउथ और ये नॉर्थ है, या अगर मैं बोलूँ ये नॉर्थ और ये साउथ है, इसको इरेज कर लेता हूँ। इस तरह का आपको अल्टरनेटिव बैंड्स देखने को मिले। नॉर्थ साउथ आ गया तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ होगा, अगेन यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। इस तरह से आपको अल्टरनेट बैंड्स देखने को मिल जाएंगे दोनों तरफ। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगेन इस तरह से, ये इस तरह से, ये अल्टरनेट बैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पोलैरिटी आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे रिवर्स हो रही है। पहले ये ऐसे थी, अब ये यहाँ पे आ गई, अब फिर से ऐसे, अब फिर ये यहाँ पे। तो इस तरह से आपको अल्टरनेटिव बैंड्स आपको देखने को मिल रहे थे रॉक्स के अंदर, जिस वजह से, क्योंकि रॉक्स के अंदर क्या होता है, जब वो कूल होता है तो वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के अकॉर्डिंगली जो रॉक्स हैं अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। अब सपोज करो अगर उस टाइम पे अर्थ का जो नॉर्थ साउथ पोल है, सपोज ये नॉर्थ साउथ पोल ऐसे है, तो यहाँ पे जो रॉक होगी तो ये कैसे अलाइन कर लेगी, इसके अकॉर्डिंगली। अगर उस टाइम पे अर्थ का मैग्नेटिक पोल इसके अकॉर्डिंगली है, तो ये जो अर्थ का जो ये होगा ये अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा, इसके अकॉर्डिंगली वो अलाइन कर लेगा। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, पेलियो मैग्नेटिज्म बोल दिया। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, तो हमने ओल्ड रॉक को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को रिसर्च किया, और उसके बाद हमें ये पाया गया कि वो इस तरह से चीजें जो थी अलाइन होती हुई नजर आ रही थी। तो आओ अब देख भी लेते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वाज पुट फोर्थ बाय अमेरिकन जियोफिजिस्ट हैरी हस इन 1960। ये हमने कर लिया, ऑलरेडी डिस्कस। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज अ प्रोसेस दैट अकर्स मिड ओशनिक रिजेस में हमें ये देखने को मिलेगी, वेयर न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द रिज। अब ध्यान से देखना, उसी डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे जब ये हो रही थी तो क्या बन रही थी, यहाँ पे नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे वो आ रही थी लावा निकल रहा था तो नई क्रस्ट बन जा रही थी, और उस वजह से हमें यहाँ पे मिड ओश जो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो थी वो वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और जैसे कि वो रॉक्स देख रहे हो आप तो दूर जाती जा रही हैं, तो वही चीज थी कि ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द रिज। Harry has proposed the idea that the sea floor itself moves and carries the continent with it and expand outwards from the mid-oceanic ridges। और यही कारण था जिस वजह से आपके कॉन्टिनेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग को देख लो ध्यान से, यहीं पे द प्रोसेस बाय विच न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट द मिड ओशनिक रीजन स्प्रेड आउटवर्ड पुशिंग ओल्डर क्रस्ट अवे फ्रॉम द रिज। अब ये देखो ध्यान से, यही वो लावा आ रहा है, इस वजह से ये इस तरह से क्या कर रहा है, क्रस्ट को दूर धकेल रहा है। Seafloor spreading theory states that the intense heat produced by radioactive substances, बेसिकली जो अर्थ के अंदर जो मेंटल प्लूम्स चल रहे हैं वो है क्या, एक रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, जो नीचे के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका डिके हो रहा है, जिस वजह से वहां पे इंटेंस हीट प्रोड्यूस हो रही है, विच इज लोकेटेड बिटवीन 100 एंड 2900 किलोमीटर्स बेनेथ द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। और यही रेंज है जो किसकी है, मेंटल की है। सर्चेज फॉर अ रूट आउट एंड इंड्यूसेस कन्वेक्शनल करंट टू फॉर्म। अब देख लिया ध्यान से कि वही कन्वेक्शनल करंट है जिसकी वजह से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। On the ocean floor, oceanic ridges, trenches form where rising and the descending limbs of the currents meet। मैंने क्या कहा, जहां पे राइज कर रहे थे क्या बन रहे थे, वहां रिजेस बन रहे थे, और जहां डिसेंड कर रहे थे वहां पे क्या बन रही थी, ट्रेंचेस बन रही थी। सेम वही चीज है। न्यू मटेरियल इज इंट्रोड्यूस टू ओशन फ्लोर एज ओल्डर मटेरियल इज पुश्ड अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। मतलब वहीं से जो आपका नया मटेरियल ऊपर आया और जो पुराना वाला था उसको क्या कर दिया, उसने धक्का दे दिया ऐसे को करके, मतलब नीचे से आ रहा है, पुराना वाले को धक्का दिया, और वो जो था इस तरह से वो आपका ओशन फ्लोर क्या कर रहा था, वो एक्सपेंड कर रहा था। एज मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स फ्रॉम द मेंटल स्प्रेड्स आउट एंड पुशेस ओल्डर मटेरियल टू द साइड्स ऑफ द रिफ्ट, a new ocean floor forms along the fractures in the ocean crust। again वही चीज है, the additional floor is being added as a result of sea floor spreading। और यही जो थी आपकी sea floor spreading theory थी। ध्यान ये देख लो, ये कोर डायग्राम है, अगर वैसे समझ नहीं आ रहा है तो ये देख लो। सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में ये पुश लगा, क्लियर है बात। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसी के अंदर ये थिन होता जा रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यूड थिनिंग एंड मेंटल लिथोस्फेयर, क्लियर है बात, ये हो रही है। और बाद में एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसको ये पूरी तरह से कर देगा और एक नई ओशनिक क्रस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मिड ओशनिक रिजेस, और मेंटल से ही ये अपवेलिंग हो रही है। सेम वही कहानी जो है आपको बताई गई थी, क्लियर है बात। नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको कलर को
फिर से यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये रहा अगेन, यहाँ से ये पुश लगा और यहाँ पे पहले इसकी विड्थ देखो कि कितनी थी, अब इसकी विड्थ क्या हो गई, यहाँ पे आके ये कम हो रही है, ठीक है, बट कम तो हो रही है पर यहाँ पे एक्सपेंशन होता जा रहा है, और लास्ट तक में क्या होगा, जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे ये न्यू ओशनिक क्रस्ट क्रिएट हो जाएगी मिड ओशन रिज पे, और मेंटल से वही अपवेलिंग जो थी वही चल रही थी, और यहाँ पे ये जो थी आपकी ये रही नई वो क्रस्ट जो मिड ओशनिक रिजेस की फॉर्म में होगा, और इससे पता चल रहा है कि आपका जो सी फ्लोर है वो क्या कर जा रहा है, स्प्रेड कर जा रहा है। अब उसी के एविडेंसेस, lava at mid oceanic ridges, it was observed that volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface. As molten material erupts from the mantle, it spreads out and pushes older rocks to the sides of fissure and new ocean floor forms along the cracks in the ocean crust. Same वही कहानी, सिमिलैरिटी देखी जा रही है रॉक्स में। अब आप ध्यान से देखना, जो मैंने ए और बी और जो सी बताया था, तो आप देख रहे हो जो ए वाली रॉक इधर थी वही ए वाली रॉक इधर थी, तो मतलब सिमिलैरिटी वहीं पे देखने को मिली, और उसी सिमिलैरिटी की वजह से आपके वहां पे क्या देखने को मिला, जिसको हमने क्या कहा, पेलियोमैग्नेटिज्म या जियोमैग्नेटिज्म आपको वहां पे देखने को मिला। The rocks equidistant on the either side of the crest of mid-oceanic ridges show remarkable similarities in terms of period of formation, chemical composition and magnetic properties। ये वही बात आ गई जो हमने बात की अभी डिस्कस। एज ऑफ रॉक्स की बात करें, द ओशनिक क्रस्ट rocks are much younger than the continental rocks. Moreover, the age of the rocks increases as move away from the mid-oceanic ridges। हम पढ़ाई हमने कि जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, एज ऑफ द रॉक्स है मिड ओशनिक रिजेस की वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दिस मीन्स दैट न्यू रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द मिड ओशनिक रिजेस। का मतलब ये है कि मिड ओशनिक रिजेस में क्या बन रही है, नई रॉक्स बन रही हैं। सिमिलर कहानी है। पेलियोमैग्नेटिज्म, व्हेन मोल्टन rock cools and hardens, it align its magnetic field with Earth's. However, if the molten rock is formed in a location separate from the existing sea floor, then its magnetic property will be opposite to that of surroundings. This creates an alternative pattern of magnetic strips in the ocean crust. This was the first direct evidence of sea floor spreading, और यही पहला डायरेक्ट एविडेंस था जो मैंने आपको वहाँ पे अल्टरनेटिव बैंड्स जो थे वो शो करके बताए थे, वही था आपका पेलियोमैग्नेटिज्म। जिसको नहीं पता मैं फिर बता देता हूँ, ये अगर किसी का छूट गया हो, ये रहे आपके मिड ओशनिक रिजेस, यहाँ पे ही आपके वो अल्टरनेटिव बैंड्स जो थे वो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये रहा आपका अर्थ का नॉर्थ साउथ, तो ये उसको अलाइन कर लेगा उस हिसाब से। ये रहा, अब यहाँ अल्टरनेट चलेगा, ये अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ, साउथ है तो नॉर्थ, अब दोबारा से नॉर्थ साउथ, सिमिलर कहानी इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। यही कहानी यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, और यहाँ पे भी अल्टरनेटिव बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। यही था आपका वो पेलियोमैग्नेटिज्म। अब इसके अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो इसने ही फाउंडेशन रखी प्लेट टेक्टोनिक्स की। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि यही जो थी सिग्निफिकेंट थ्योरी बनेगी प्लेट टेक्टोनिक्स के केस के लिए। ओशनिक क्रस्ट की फॉर्मेशन में इसने हेल्प की, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग में ही ये हेल्प कर रही है, और जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो अर्थ के अंदर हम मरीन रिसोर्स ड्रिलिंग वगैरह माइनिंग कर रहे हैं या ओशन फ्लोर की मैपिंग कर रहे हैं, जो रिजेस हमें देखने को मिल रही हैं वहाँ पे, तो उन सब चीज़ों के बारे में इसी के थ्रू हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग के थ्रू ही पता चल रहा है। तो ये सब इसकी सिग्निफिकेंस थी। अब आते हैं बेसिकली ये जो थ्योरी जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली मेंशन नहीं है पर इसको घुमा के पूछा जाता है पेपर के अंदर। क्यों? क्योंकि यही वो थ्योरीज हैं जो किसका बेस बनेंगी, अब आके प्लेट टेक्टोनिक्स का बेस बनेंगी। क्यों? आपको ये पहले तो चल गया पता कि कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का डायनामिज्म हो रहा है। डायनामिज्म का मतलब क्या है, आपके माउंटेन्स, पहाड़, प्लेट्यू या वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स वगैरह क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है। उसी के बाद वहीं पे बताया गया, आगे उसको मॉडिफाई किया गया जब हैरी हेस ने उसको कोरिलेट कर दिया कन्वेक्शन के साथ, तो कि सी फ्लोर जो है हमारा स्प्रेड कर रहा है, जिस वजह से हमें रिजेस, ट्रेंचेस देखने को मिल रही हैं, और ज़्यादा बेटर वे में जो एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी उसको बल दिया। क्योंकि एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड इसी बेस पे किया गया था कि वो बता ही नहीं पा रहे थे कि कौन से फोर्सेस हैं जिस वजह से ये जो रोटेशन हो रही है, ड्रिफ्टिंग हो रही है, वो हो रही है। बट जैसे ही वो कन्वेक्शन करंट थ्योरी आई, साथ में सी फ्लोर स्प्रेडिंग आई, तो उससे एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि अर्थ के अंदर जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं या अर्थ के अंदर का जो कन्वेक्शनल करंट या मेंटल प्लूम्स चल रहे हैं, इसी की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट जो है हमारे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब बाद में और मॉडिफाइड वे में थ्योरी आई जो थी दैट इज नोन एज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और जो मॉडर्न थ्योरी है सबसे ज़्यादा
इन सब थ्योरीज के अंदर। अगेन वो सब इसी थ्योरी पे बेस हैं, वो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। अब जब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं तो मैं प्लेट टेक्टोनिक्स को आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेटर वे में यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ध्यान से देखना प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो थी वो क्या बोल रही थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी इसमें किसकी जिक्र होता है, इसमें जिक्र आता है आपका दैट इज द लिथोस्फेयर का जिक्र आता है। तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी आपकी क्रस्ट है, पहला पॉइंट क्या कहा कि ये जो क्रस्ट है आपकी ये किससे बनी है, ये जो क्रस्ट है आपकी ये बनी है आपकी दैट इज विद लिथोस्फेयर। किससे बनी है, लिथोस्फेयर से बनी है। अब अगर मैं लिथोस्फेयर की बात करूं तो लिथोस्फेयर के अंदर आपकी क्या क्या आ रही है, आपकी ओशनिक क्रस्ट आ रही है, देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ रही है जिसको मैं सी से लिख रहा हूं, ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल आ रहा है, अपर मेंटल आ रहा है। क्लियर है बात, ये है आपका दैट इज द लिथोस्फेयर। क्लियर है बात इतनी। अब उन्होंने कहा कि जो इस थ्योरी ने कहा कि जो क्रस्ट है वो क्या है, बेसिकली लिथोस्फेयर। क्रस्ट जो है किससे बन रही है, लिथोस्फेयर से बन रही है, और लिथोस्फेयर के अंदर ये है। अब इन्होंने ये कहा कि ये जो लिथोस्फेयर है ये जो लिथोस्फेयर है ये कैसा है, ये है आपका ब्रोकन सेगमेंट्स का है। किसका है ये जो लिथोस्फेयर है क्या है, बेसिकली ब्रोकन सेगमेंट्स हैं ये। और इन्हीं ब्रोकन सेगमेंट्स को क्या कहा गया, दैट इज नोन एज दी प्लेट्स कहा गया। क्या कहा गया इन्हीं ब्रोकन सेगमेंट्स को, दैट इज दी प्लेट्स कहा गया। और ये जो प्लेट्स हैं ये कहा गया कि ये जो ब्रोकन जो लिथोस्फेयर है ये क्या है, बेसिकली ब्रोकन सेगमेंट्स हैं। और किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है ये फ्लोट कर रहा है दैट इज ऑन एस्थेनोस्फेयर। किस पे, एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट कर रहा है ये। किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, दैट इज फ्लोट ऑन एस्थेनोस्फेयर पे ये चीज फ्लोट कर रही है। यहां तक कहानी समझ आ रही है। अब यही एस्थेनोस जो स्फेयर है जब ये फ्लोट कर रहा होगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाएगा, बाउंड्रीज बना देगा। क्लियर है बात, ये कुछ इस तरह से होगा जैसे कि सपोज करो आपने पेविंग स्टोन देख रखे हैं, पेवर्स, जैसे मान लो ये पाथ है, ये क्या है, ये मान लो ऐसे पेवर रखे हुए हैं। अब सपोज करो अगर ये नीचे लिक्विड है या अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोट कर रहा है तो ये आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। और जब ये टकराएंगे आपस में, जैसे मान लो ये आपस में, यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो ये टकरा रहे हैं तो क्या होगा आपस में, जैसे कि क्या कुछ भी हो सकता है जब ये टकराएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन बन जाएंगे, या कुछ भी चीज़ मतलब टकरा के कुछ ना कुछ रप्चरिंग होगी, या हो सकता है इकट्ठे हो जाएं। तो ये इस तरह से होगा और क्या बना देगा, ये जब इस तरह से टकराएगा तो ये बना देंगी बाउंड्रीज को बना देगी, और बाद में यही चीज़ चल के आगे प्लेट बाउंड्रीज की फॉर्म ले लेगी। क्लियर है बात, तो ये थी आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और वो जो बाउंड्रीज भी होंगी वो मेजर और माइनर प्लेट के अकॉर्डिंगली हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको। तो दिस इज लाइक आपका कि ये अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो इसको इस तरह से समझ लो। यहाँ पे मैं दूसरे डायग्राम से के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सपोज करो अगर जैसे अगर आप कभी बचपन में कभी नहा रहे हो टब के अंदर, ठीक है, उस टब के अंदर छोटे छोटे टॉयज डाल, जैसे आप देखते होंगे मूवीज में बच्चों को क्या करते हैं उस टब के अंदर वो टॉयज डाल देते हैं। अब वो टॉयज क्या करते हैं, बड़े सारे जब टॉयज होंगे तो अब सपोज करो उस जो पानी की जो मूवमेंट है, जो मोल्टन चीज़ है, अगर पानी को आप मूव कराओगे तो वो टॉय क्या करेंगे आपस में, कभी टकराएंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी हो सकता है वो जुड़ जाएं। तो इस तरह की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे जो कि हम प्लेट बाउंड्रीज के अंदर पढ़ेंगे। इस चीज़ को ऐसे समझ लो, सपोज करो ये एक पानी का टब है। अब यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट कॉर्क्स रख दिए, अगर मैं थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में करूँ, ये टॉय रख दिए। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, जैसे ही इनमें मान लो मूवमेंट हुई कन्वेक्शनल करंट के थ्रू, ठीक है, या इसके अंदर मूवमेंट हुई तो ये क्या करेंगे, कॉर्क आपस में
चाहे दूर आएंगे, हो सकता है दूर आ जाएं, हो सकता है ये पास आ जाएं, तो कुछ भी होगा। तो बेसिकली इस लिक्विड, ये लिक्विड कुछ और नहीं, यहाँ पे उसी की बात हो रही है। ये लिक्विड क्या है? एस्थेनोस्फेयर है। और ये जो ब्लॉक्स रखे हैं, ये सारी क्या हैं? ये सारी हैं प्लेट्स। अब इस लिक्विड में जैसे ही हलचल हुई, किस में चेंज आ जाएगा? इन्हीं प्लेट्स के अंदर चेंज आ जाएगा, जो बाद में प्लेट बाउंड्रीज की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज की फॉर्म में आगे निकल के आएगा। तो ये कहानी थी इस तरह से। अब आओ चलते हैं हम स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स को। प्लेट टेक्टोनिक इज द साइंटिफिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ द अर्थ आउटर लेयर कॉल्ड द लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। वही चीज बताई। इसके बाद दीज प्लेट्स आर जाइंट पजल पीसेस दैट मूव स्लोली ओवर द अर्थ सरफेस। और इसी प्लेट टेक्टोनिक्स से हमें पता चलता है कि माउंटेन, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस और अदर जियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो फॉर्म्ड कैसे होते हैं और चेंज कैसे होते हैं। अब आओ देख लेते हैं थ्योरी को। 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने सुजेस्ट की थी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। बाद में इसको आउटलाइन किया गया मॉर्गन के द्वारा 1968 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या था? Earth's lithosphere is broken into distinct plates which are floating on a plastic layer called asthenosphere, जिसको हमने क्या कहा? अपर मेंटल कहा। The plates move horizontally over the asthenosphere as rigid units. This includes the crust and the top mantle with its thickness range varying from, ये thickness दे रखी है, in oceanic parts and about 200 kilometers in the continental areas. अब इस डायग्राम को समझ लो यहीं से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका लिथोस्फेयर, क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल, ये है आपका दैट इज द लिथोस्फेयर। और ये जो एस्थेनोस्फेयर है, ये यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है? ये लिक्विड है। लिक्विड का मतलब जैसे उन्होंने बात की प्लास्टिक की, तो यही वो एस्थेनोस्फेयर है। जब कोई चीज मोल्टन होगी तो उसके ऊपर रखेंगे, तभी वो जो सॉलिड ब्लॉक है वो क्या कर रहे होंगे? हिल रहे होंगे। जब इसके अंदर वो कन्वेक्शन करंट चलेंगे तो इसकी जो मूवमेंट होगी, तो इस वजह से ये जो आपस में टकराएंगे या जैसे भी होगी इनकी, वो हम प्लेट बाउंड्री की फॉर्म में इसकी मूवमेंट को देखेंगे। अब दोशनिक प्लेट कंटेन मेनली सीमेटिक, यानी कि सीमेटिक क्रस्ट एंड रिलेटिवली थिनर, व्हाइल द कॉन्टिनेंटल प्लेट कंटेन सियालिक मटेरियल दैट आर रिलेटिवली थिकर। और जनरली ये सिंपल सी बात याद रखना कि जो आपकी ओशनिक जो प्लेट होती है, ओशनिक प्लेट क्या होती है? आपकी डेंसर होती है, हैवियर होती है। और जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो लाइटर होती है। उसका कारण आपको चल गया पता, ये सीमेटिक और यहाँ पे सियालिक मटेरियल की वजह से। लिथोस्फेरिक प्लेट टेक्टोनिक वेरी फ्रॉम माइनर प्लेट टू मेजर प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशनिक प्लेट, समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। इस तरह से डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन है। वो आपको मैं अभी, अगर स्लाइड यहाँ पे है, मैं आपको स्लाइड में बता देता हूँ, इसी स्लाइड पे समझ लो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस तरह से समझो, सपोज करो ये ओशन है। क्या है ये जितना भी है ये सारा ओशन है। बट अगर मैं इसी हिस्से की बात करूंगा, सिर्फ अगर मैं इसी हिस्से की बात करूं, तो ये सारी जो प्लेट होगी वो कैसी होगी? ओशनिक प्लेट होगी। ये लिख दिया मैंने, ओशनिक प्लेट। अब यहां दिख रहा है ये कुछ हिस्सा ओशन है और कुछ हिस्सा ये कॉन्टिनेंट वाला आ गया। क्लियर है बात? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? ओशनिक कॉन्टिनेंट प्लेट लिख दूंगा। अगर मैं ये देखूंगा, ये वाला हिस्से की बात करूं मैं, तो ये प्योरली कॉन्टिनेंटल है, तो इसको मैं बोलूंगा क्या? कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्लियर है बात? तो वही डिपेंड करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस प्लेट की डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये ओशनिक है, ये ओशनिक कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि ओशनिक कॉन्टिनेंटल है, वही चीज उसने वहां पे बताई थी। द मूवमेंट ऑफ दीज क्रिस्टल प्लेट अगेन ड्यू टू दी, सिमिलर वही कहानी आ गई कि ड्यू टू दी किसकी वजह से हो रही है ये सब चीज? ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट इन द मेंटल कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स एंड देयर प्रिंसिपल कॉज ऑफ ऑल अर्थ मूवमेंट्स। तो बेसिकली वही कन्वेक्शनल करंट है जो कहाँ से? आर्थरोम्स के चल रहे हैं, बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, वही बेसिक बन रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो वही कहानी वहीं से चलती आ रही है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज
टेक्टोनिक प्लेट में बी अ मेजर प्लेट और माइनर प्लेट, मतलब उसके साइज के अकॉर्डिंगली, जैसे कि पैसिफिक एक मेजर प्लेट है, नाज़का प्लेट एक माइनर प्लेट है। अगर मैं नेचर की बात करूं तो प्लेट कैन बी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी प्लेट जो है लार्ज पोर्शन को ऑक्यूपाई किया, जैसा मैंने वहां पे डायग्राम में बताया। प्लेट की क्लासिफिकेशन कॉन्टिनेंटल और ओशनिक डिपेंड करती है कौन सी प्लेट डोमिनेट करती है। अब ये रही वो प्लेट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स, ये रही आपकी अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, नाज़का, कैरिबियन, साउथ अमेरिका, स्कॉटिया प्लेट, पैसिफिक ज्वाइंट फूका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका, ये सब प्लेट्स हैं आपकी। आगे इन्हीं को हमने कैटेगराइज कर दिया है मेजर और माइनर में। मेजर सिंपली याद रखना 7 मेजर प्लेट्स हैं, बाकी जितनी बची वो माइनर है। माइनर याद रखो चाहे ना रखो, उसमें से कुछ नाम याद रख लेना, बाकी आपको जो बचेंगे इन 7 के अलावा जितनी भी आएंगे वो सब किस कैटेगरी में है, माइनर में है। तो अगर मेजर की बात करूं, एंटार्क्टिका और उसके एडजेसेंट प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट स्मॉलेस्ट है, पैसिफिक प्लेट लार्जेस्ट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट मेजर प्लेट, और लास्ट में यूरेशियन प्लेट। तो ये आपको याद होनी चाहिए 7 मेजर प्लेट्स। इसके बाद माइनर बहुत सारी हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपकी कोकोस प्लेट किस किस के बीच, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच। वैसे ही नाज़का प्लेट साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच, अरेबियन प्लेट सऊदी अरेबियन लैंडमास के आसपास, फिलीपीन प्लेट एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट, कैरोलाइन प्लेट फिलीपीन और इंडियन प्लेट, और फूजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फोर्सेस अगेन वही कन्वेक्शनल करंट है, सिमिलर कहानी है, रेपिटेशन हो रहा है साइकिल का जिसकी वजह से कन्वेक्टिव सेल बन रहे हैं, तो वही चीज़ थी। अब आते हैं हम जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ दी प्लेट बाउंड्री। अब मैंने ये कहा कि ये प्लेट्स कैसी थी, जस्ट कि फ्लोट कर रही हैं। अब अगर ये फ्लोट कर रही हैं तो ध्यान से देखना कि होगा क्या। या तो अब जब ये चीज़ फ्लोट कर रही है, या तो ये क्या करेंगी, ये प्लेट्स आपस में इस तरह से कन्वर्ज, मतलब ये कन्वर्ज करेंगी, आपस में पास आएंगी तो टकराएंगी, या फिर क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी ऐसे को, या फिर इस तरह से स्लिप भी तो कर सकती हैं ये प्लेट्स। ध्यान से देखना, इस तरह से ये स्लिप करेंगी प्लेट्स। क्लियर है बात, इस तरह से स्लिप कर रही होंगी, या फिर कन्वर्ज, या फिर डाइवर्ज, या मतलब ऐसे दूर जा रही होंगी। तो यही 3 टाइप की आपको प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी डायरेक्शन ऑफ दी प्लेट की वजह से हमें, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म। अगर तो स्लिप कर रही हुई तो बनेंगी ट्रांसफॉर्म, पास आई कन्वर्ज, दूर गई डाइवर्ज। ये देख लो, डाइवर्जेंट में दूर जा रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं एरोज में बिल्कुल स्लिप पास्ट कर रही हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बोल दिया। अब प्लेट बाउंड्री हम देख भी लेते हैं, ये पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो इस तरह से ब्लू कलर की है, ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ध्यान से देखना, ये जो ब्लू है, और ये जो ज़्यादा आपको इस तरह से दिख रहा है, जो ज़्यादा ही स्काई ब्लू आपको डाइवर्जेंट, डार्क ब्लू आपको दैट इज़ दी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और जहाँ पे ये आपको पर्पल सा कलर दिख रहा है, ये है आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो इस तरह का ये मैप है, ये आपको थोड़ा देख लेना है कि इस तरह से इंपॉर्टेंट मैप है ये, कि कहाँ पे कौन सी डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। अब यही वो डायग्राम है जो बेसिकली ओशन फ्लोर पे हम दिखा रहे हैं इसको, प्लेट बाउंड्रीज का ही। ऊपर सिमिलर वही डायरेक्शन है, उसके थ्रू हम डिफरेंट आपको जो फॉर्मेशंस है लैंड मासेस की, वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं सबसे पहले डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। ध्यान से देखना, ये डाइवर्ज कर रही हैं प्लेट, दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, मिड ओशनिक रिजेस बन रही हैं, रिफ्ट वैलीज बन रही हैं, और ओशनिक क्रस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब खुद सोचो कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो केस था, जो हैरी हेस ने दिया था, वो कहीं ना कहीं किसका केस था, वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ही उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दी थी, किसके थ्रू, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, लेस एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म होगा, शैलो अर्थक्वेक्स कॉमन मिलेंगे यहाँ पे अलोंग सच एजेस। The best known example divergent boundaries mid Atlantic ridge and the boundary between the American and the African plate। अब खुद देख लो, ये जो मिड ओशनिक ridges हैं ये कैसे लॉन्ग माउंटेन चेन्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 80,000 किलोमीटर के आसपास ये फैले हुए हैं ओशंस के अंदर ही। क्लियर है बात, यहाँ पे as two plates diverge extensive rift system created due to faulting called tensile forces, सेम वही चीज बनेगी। रिफ्टिंग इज फॉलोड बाय फ्लड बेसाल्टिक वॉल्केनिज्म। एक चीज याद रखना, जब भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनेगी तो यहाँ पे बेसाल्टिक लावा निकलेगा। क्लियर है बात। सम प्लेसेस दैट स्प्रेड्स अराउंड द रिफ्ट क्रिएटिंग प्लेट्यूज हाईलैंड्स, जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली,
इज एट दिस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। और ध्यान से देखना, जो अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो देखना, उसके अंदर रिफ्ट वैली बन रही है, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ज कर रहा है। और एक स्टेज बताई गई है कि जब वो जो पूरी तरह से जो रिफ्ट वैली है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा गैप वाइडन होता जाएगा, और जिस वजह से वहाँ पे वो हिस्सा अफ्रीका का इस साइड का वो एक अलग हिस्सा निकल जाएगा, और जो बेसिकली वो सोमाली प्लेट ही है जो कि एक अलग हो जाएगी वहाँ से, और वहाँ पे इंडियन ओशन का जो पानी है वो क्या कर जाएगा, इंट्रूड कर जाएगा। तो दिस बेसिकली ये है आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब जब मैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम जो कन्वर्जेंस है हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जब ओशनिक प्लेट ओशनिक टकराएगी, जब ओशनिक कॉन्टिनेंटल टकराएगी, या फिर जब दोनों ही कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होंगी। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, मैंने ऑब्वियस ही बात बताई थी आपको कि जो ओशनिक प्लेट है वो हैवियर होती है, डेंसर होती है। जो भी हैवियर प्लेट होगी वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, और लाइटर प्लेट है वो क्या कर जाएगी, उठ जाएगी। और इसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब केसेस में क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा आपका वो रिड्यूस हो रहा होगा, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा, जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल दिया जाएगा। सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, देयरफॉर इट इज नोन एज द जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्लियर है बात? और ये जो रीजन होगा प्रोमिनेंट होगा अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज के लिए। क्लियर है बात इतनी? अब ओशनिक ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो जब दोनों ही प्लेट ओशनिक है, ये उसी का डायग्राम है। अब खुद देखो कि जब दोनों ही ओशनिक ओशनिक प्लेट है, अब दोनों ही क्या हैं, डेंसर प्लेट्स हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो, अब जब दोनों डेंसर हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि एक प्लेट ऐसी भी तो होगी, हो सकता है जिसकी डेंसिटी उसके कंपैरिजन में कम हो। जो उसकी कम होगी वो ऊपर रह जाएगी, और जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या कर जाएगी, सबडक्ट कर जाएगी नीचे को। तो सेम यही कहानी हुई, यहाँ पे दोनों ही प्लेट ये हैं, अब यहाँ पे ये सबडक्ट कर गई ये वाली जो चीज़ थी। क्लियर है बात? ये वाला जो हिस्सा था, ये वाली जो प्लेट थी वो क्या चलेगी, नीचे चली गई यहाँ पे। अब यहाँ पे इस टाइप के केसेस में क्या देखने को मिले आपको, ओशनिक, आपको यहाँ पे ओशनिक ट्रेंच तो दिख ही रही है बनती हुई, साइमल्टेनियसली यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क्स आपको देखने को मिलेंगी और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओशनिक ओशनिक प्लेट बाउंड्री बोल देते हैं। अब इसको ज़्यादा बेटर वे में इस तरह से समझो, ये ओशनिक प्लेट नीचे गई, अब यहाँ पे क्या था, हाई टेम्परेचर है। अब ये जो हाई टेम्परेचर है यहाँ से इसकी मेल्टिंग होगी। अब ये मेल्टिंग होगी, जब टकराएंगे ऊपर तो यहाँ पे क्या बनेंगे, वही वॉल्केनोज आएंगे। तो यही वही वॉल्केनोज धीरे धीरे क्या करेंगे, एक वॉल्केनिक आर्क्स बना देंगे यहाँ पे। या फिर इसको मैं ये बोलूँगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे वॉल्केनिज्म होता रहेगा और वो इकट्ठा होता रहेगा, पाइलअप होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और यहाँ पे बेसिकली एक आर्कीपेलागो बन जाएगा, छोटे आइलैंड्स की फॉर्म में या वॉल्केनिक आइलैंड्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम क्या बोल देते हैं, आर्कीपेलागोस बोल देते हैं। वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हैवी ओशनिक प्लेट इज सबडक्टेड अंडर द लाइटर प्लेट फॉर्मिंग अ न्यू डीप ट्रेंचेस एट द बाउंड्री, एक्सटेंसिव वॉल्केनिज्म एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आर सीन, फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स आउट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉमन, जैसे कि फिलीपीन आइलैंड, इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, जापानीज आर्कीपेलागो, ये सब इसके ही एग्जाम्पल्स हैं। अब है अगला, जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस हो रही है। अब देखना, ये रही आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये रही आपकी ओशनिक प्लेट। अब जब ये यहाँ पे टकराएंगे, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, एक है ओशनिक प्लेट, एक है आपकी कैसी, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब जब इनकी टकराएंगे, जब ये चीज़, सपोज करो ये एक प्लेट है इस तरह से, ये आपस में जब ये टकरा रही हैं यहाँ पे, सपोज करो, अब क्या हो रहा है, जिस प्लेट की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो तो ऊपर रह जाएगी, जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या कर जाएगी, नीचे को सबडक्ट कर जाएगी। अब देखना, जैसे ही ये प्लेट जो है, ये वाली जो प्लेट है सबडक्ट करेगी ऐसे को, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे ही सबडक्ट की नीचे, ये वाला जो हिस्सा है जो नीचे जा रहा है ये बिल्कुल, तो यहाँ से इसको कुछ ना कुछ चीरता हुआ जाएगा ये। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्रीशन, या इसको क्या बोल देते हैं हम, एक्रीशन। जस्ट लाइक वैसे होगा जैसे आप शेविंग करते हैं, तो शेविंग के ब्लेड की वजह से क्या होता है, वो जो फोम है वो सारा शेविंग ब्लेड पे इकट्ठा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स होंगे या जो लैंड फॉर्म्स होंगे वो इसके ऊपर, कुछ तो जो नीचे जाने होंगे वो तो चले गए, और जो रह जाएंगे वो सारे इसी के ऊपर चिपक जाएंगे, इस वाले हिस्से के ऊपर। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्रीशनरी प्रिज्म बोलते हैं इस पूरे फिनोमेना को। या एक्रीशनरी वेज लिखा है या एक्रीशनरी प्रिज्म है, वो सिमिलर ही है यहाँ पे चीज। क्लियर है बात? Oceanic crust being heavier and denser and subducted under the lighter
कॉन्टिनेंटल प्लेट। ऑब्वियस सी बात है, ओशनिक प्लेट ज़्यादा डेंसर है तो क्या होगी, वो नीचे सबडक्ट कर गई और ऊपर जो है क्या रह गई आपकी, दैट इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट रह गई। ट्रेंचेस फॉर्म नॉट एज डीप एज इन केस ऑफ ओशनिक। ओशनिक कन्वर्जेंस, यहाँ पे भी ट्रेंचेस बनेंगे बट वो इतनी डीप नहीं होंगी। यहाँ पे क्या होगा, दिस गिव राइज टू एक्सटेंसिव माउंटेन सिस्टम इंस्टेड ऑफ आइलैंड आर्क्स। वहाँ पे आइलैंड आर्क्स बन रही थी, यहाँ वो आइलैंड आर्क्स नहीं बनेंगी बल्कि एक माउंटेन सिस्टम बन जाएगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्डिलेरास बोल देते हैं। और यही कॉर्डिलेरास जो होगा कन्वर्जेंस पे इसको हम बोल देते हैं हम कॉर्डिलेरियन कन्वर्जेंस। कॉर्डिलेरा इज एन एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन और द माउंटेन रेंजेस, जैसे कि आपकी रॉकीज है, जैसे आपकी एंडीज है या एल्प्स चल रही है आपकी, वो सब आपको देखने को मिलेंगी। एंडीज, रॉकीज, एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शंस आर सीन इन द कॉन्टिनेंटल साइड विद स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या बनेंगी, बेसिकली कॉर्डिलेरास बनेंगे, ना कि आइलैंड आर्क्स बनेंगे। आइलैंड आर्क्स किस में बनेंगी, आपके पिछले वाले केस में बनेंगी, दैट इज विद ओशनिक कन्वर्जेंस। उसके बाद है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस हो रही है तो खुद सोचो कि दोनों ही प्लेट लाइटर हैं। अगर मैं बोलूं कि दोनों ही प्लेट लाइटर हैं, मान लो दोनों ही प्लेट लाइटर हैं, तो क्या हो जाएगा, आपस में जब कन्वर्ज कर रही हैं तो आपस में क्या होगा, ऐसे ये टकरा जाएंगी। अब यहाँ पे कोई डेंसिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना क्या नहीं है आपकी, यहाँ पे ओशनिक प्लेट तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो टकराएंगे और इस तरह से ये क्या हो जाएगी, फोल्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। In this case, both plates are light and hence subduction of one plate under the another is not very deep as seen in previous two cases. As the two plates converge, long range of fold mountains formed at the margins. Examples: Himalayan, Alps, Urals, Appalachians, no volcanism but strong seismic activity। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे वॉल्केनोज नहीं देखने को मिलेंगे बट स्ट्रॉन्ग सिस्मिक यानी कि अर्थक्वेक की वाली एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे ये कहाँ बन रहे हैं, एट दी मार्जिन्स पे बन रहे हैं। तो वो जो क्वेश्चन था कि फोल्ड माउंटेन्स जो थी मार्जिन्स पे बनते हैं, बेसिकली एक चीज़ याद रखना, क्यों, जब प्लेट्स टकराएंगे आपस में तो ये क्या होंगे, एक तरीके से मार्जिन ही तो होंगे इसके, ये यहाँ पे क्या है, ये इसके मार्जिन है। तो इसीलिए जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ हो रही होगी, इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा होगा, मार्जिन पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा होगा आपको। क्लियर है बात इतनी। अब आओ चलते हैं आगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के ऊपर। अब जब मैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, ये स्लिप कर रही हैं बस ऐसे, यहाँ पे ना तो क्या होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी ना ही कोई डिस्ट्रक्शन होगी, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, नाइदर द जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉर द जोन ऑफ एनी लैंडफॉर्म क्रिएशन। These boundaries are formed when the two plates slide past each other. In this kind of interaction, there is no creation or destruction of a landform. Convergence में destruction और divergence में क्या होगा आपका कंस्ट्रक्शन। जब डाइवर्ज कर रही तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ओशन फ्लोर बन रहा था ना, स्प्रेड कर रहा था, तो याद रखना वो क्या हो रही थी, कंस्ट्रक्शन। और कन्वर्जेंस में रिड्यूस हो रहा था सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि एक प्लेट धस रही है और ये इस तरह से बन रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है एरिया, तो इस वजह से वहां पे क्या थी, दैट इज द जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन। Crust is neither produced nor destroyed. All the plates slide horizontally past each other. यहाँ पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं देख, सॉरी, यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी कॉमन होगी बट कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। नो वॉल्केनिक एक्टिविटी इज सीन। और इसका सबसे बड़े एग्जांपल जो हम GTA गेम भी खेलते थे बचपन में, GTA सैन एंड्रियास, तो जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है USA के अंदर, उसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का। ये देख लो इस तरह से ये स्लाइडिंग हो रही होगी। क्लियर है बात इतनी। तो इसके बाद आओ देख लेते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस का। इसको जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है रिंग ऑफ फायर, ये सारा जितना जोन दिख रहा है आपको, ये सारा ये जितना भी जोन है ये सारा क्या है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये क्या है कि ये आग का रिंग है। आग का रिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग वल्केनिज्म देखने को मिलेगा और साथ के साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कन्वर्जेंस हो रहा होगा प्लेट का। मैंने बताया ही कि जब कन्वर्जेंस हो रहा होगा तो यहीं पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, वल्केनोस देखने को मिलेंगे, जिस वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको ये अर्थक्वेक और वॉल्केनोज होने की वजह से, मतलब वॉल्केनोज और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक प्रोन एरिया के होने की वजह से इस जगह को क्या बोल दिया जाता है, जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर रिंग ऑफ फायर बोल दिया जाता है।
लूशियन ट्रेंच हो गया आपका, हवाईयन हॉटस्पॉट है, ईस्ट पैसिफिक राइज है, ये रहे आपके वो सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो ये सब आपको क्या बनेंगे, ये सब हैं आपके रिंग ऑफ फायर वाले जोन का हिस्सा। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो डॉटेड से ऐसे इस तरह से ज़्यादा बिल्कुल डॉटेड है, ये रहे वो आपके मिड अटलांटिक रिज, ये है आपकी कैसी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था। इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, थी ये रहे आपकी, दैट इज दी, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना सारा यहाँ पे, ये सब था आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का कॉन्सेप्ट। तो अगेन यहाँ पे ये था। अब देख लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स इन दी वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट पे। चल गया पता कि मार्जिन्स पे ही क्यों वो चीज़ हो रही है, क्यों, क्योंकि मार्जिन्स पे ही प्लेट बाउंड्री क्या कर रही है आपकी, इंटरेक्ट कर रही है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, मार्जिन्स पे आपका ध्यान से देख लो, उस पर मैं फिर बता देता हूँ। यही मार्जिन्स के ऊपर जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही है तो फोल्ड माउंटेन्स आपके बन रहे हैं एट दी मार्जिन्स पे। क्लियर है बात। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन दी वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो कहाँ देखने को मिल रहे हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और मिड वर्ल्ड माउंटेन्स बेल्ट में देखने को मिलेंगे अर्थक्वेक्स। अगर मैं सरकम पैसिफिक बेल्ट की बात करूं तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एलूशियन आइलैंड ग्रुप्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया सच एज जापान एंड फिलीपींस में आपको ये सरकम पैसिफिक बेल्ट देखने को मिलेगी। एज इट एनसर्कल द पैसिफिक ओशन फ्रॉम एंड टू एंड इट इज नेम्ड एज सच। मतलब पैसिफिक ओशन का एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ अगर हम देख लें, चाहे आपका यूएसए से जापान की तरफ को देख लें, तो सारे को ही हमने क्या बोल दिया, सरकम पैसिफिक बेल्ट बोल दिया। द अर्थक्वेक एंड इन दिस बेल्ट आर एसोसिएटेड विद द रिंग ऑफ माउंटेन्स। अगेन चल गया पता कि यहाँ पे रिंग ऑफ माउंटेन्स के ऐसे जो अर्थक्वेक्स हैं वो एसोसिएटेड कैसे हैं, जैसे कि एक रिंग बना हुआ है माउंटेन्स का एंड वॉल्केनोस का, इसीलिए इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोल देते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 60% ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड अकर अलोन इन दिस जोन। तो मतलब चल रहा पता, इसी सरकम पैसिफिक बेल्ट में 68% वर्ल्ड के अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं इसी सरकम पैसिफिक बेल्ट में। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज द जोन ऑफ या रिंग ऑफ फायर या जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल देते हैं। इसीलिए जापान जो है फ्रिक्वेंट है अर्थक्वेक, इसलिए कॉमन है वहां पे। अब चल रहा पता कि जापान में अर्थक्वेक कॉमन क्यों है, क्यों, क्योंकि वो किस पे है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे है, रिंग ऑफ फायर के हॉटस्पॉट के ऊपर है। क्लियर है बात। The mid-world mountain extends from Alps with their extension into Mediterranean, Caucasus and the Himalayan region and the continues into Indonesia। और approximately 21% ऑफ द वर्ल्ड के और अर्थक्वेक्स का जो ओरिजिन है वो इसी बेल्ट में होता है। रिमेनिंग जो 11% है वो होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चल गया पता, 68 प्लस 21 कर लो, कितना हो गया, 90 80 सॉरी कितना हो गया, ये 89 हो गया आपका, ये 89 हो गया। अब प्लस 11% जो बचा वो कहाँ पे है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में आपके सारे अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। खास करके जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है यहाँ तो आपको वोल्केनोज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन यही वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देख लो हॉटस्पॉट्स जो जोन्स हैं, ये आपके ये रहे वो आपके हॉटस्पॉट जोन्स। अब देख रहे हो यहाँ पे यही था वो टर्की वाला रीजन, जब वो टर्की में स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था। यही है वो एंटोलिया प्लेट और अरेबियन प्लेट, जिसका वहां पे क्या हुआ आपस में जब वो प्लेट्स टकराई थी। ये जो हम टकराने की बात कर रहे हैं, जब मैंने बात की अरेबियन प्लेट की, तो अरेबियन प्लेट कैसी थी, वही माइनर प्लेट थी वहां पे, या एंटोलिया प्लेट अगेन वो माइनर थी। उन्हीं की आपस में टकरान हुआ जिस वजह से वो टर्की के अंदर जो था आपका स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक देखने को मिला था वो। तो अगेन ये हॉटस्पॉट रीजन हैं, आपको पता होने चाहिए, एक बार एटलस में भी जरूर चेक करने हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज की बात करूं मैं तो अप्रोक्सीमेटली 480 मेजर एक्टिव वॉल्केनो आपको कहां देखने को मिलेंगे, 480 मेजर एक्टिव वॉल्केनो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, जहां पे 400 तो इकलौते मिल जाएंगे पैसिफिक ओशन के अंदर ही। तो चल रहा है पता इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोल रहे हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वाइल द अदर आर इन एल्पाइन, हिमालयन बेल्ट, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन एक्सेट्रा। एक चीज खास ही मैंने वहां पे भी बताया कि हिमालयाज में कोई डू नॉट हैव एन एक्टिव वॉल्केनो, हिमालयाज में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। वहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक एक्टिविटीज हैं, इस चीज का याद रखना। द कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स एंड मिड ओशनिक रिजेस आर द एरियाज ऑफ हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड द अर्थक्वेक्स। वही सिमिलर कहानी है। द वॉल्केनिक जोन्स एंड द अर्थक्वेक जोन्स आर मोर प्रोमिनेंट अराउंड द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ऑब्वियस सी बात है, याद रखना, वो बताया है कि कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है, एरिया रिड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है, अर्थक्वेक वॉल्केनिज्म की वजह से और प्लेट की सबडक्शन की वजह से, इसलिए इसको जोन ऑफ हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रक्शन बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्केनो और अर्थक्वेक वगैरह कॉमन है यहाँ। इसके बाद
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की अगर मैं बात करूं, वही सरकम पैसिफिक रीजन, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, और ऑलमोस्ट 2/3 याद रखना, 2/3 का मतलब मोटा मोटा 66.66% जो हैं आपके, या अप्रोक्सीमेटली 67% के जो वर्ल्ड के वॉल्केनोज हैं वो आपको इसी रीजन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एलूशन आइलैंड्स ऑफ कामाचटका, जापान एरियाज ऑफ फिलीपींस, इंडोनेशिया आइलैंड्स ऑफ सोलोमन, टोंगो, नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड, एंडीज टू सेंट्रल अमेरिका एंड अप टू अलास्का पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो अगेन यही पैसिफिक जो आपका रिंग ऑफ फायर है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, वैसे ऑलरेडी बता दिया गया है। ये देख लो अब इसका, ये सारा, ये एंड टू एंड क्या है, सारा पैसिफिक ओशन ही तो है ये सारा जितना भी है, तो इसीलिए इसको पूरा बोला गया, दैट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला गया। यही है वो सरकम पैसिफिक बेल्ट। क्लियर है बात इतनी? तो दिस इज ऑल अबाउट योर आपका जो आज के जो टॉपिक थे आपके, कौन कौन से, सबसे पहले कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो आपके पार्ट 2 में अभी होलिस्टिकली हमने कवर कर ली। यहीं से आपको पता चल रहा है मार्जिन्स पे क्या चीज़ें हो रही हैं, इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे अर्थ के डायनामिज्म के ऊपर, यहीं से वॉल्केनोज, यहीं से आपके रिफ्ट वैलीज, यहीं से अर्थक्वेक्स का ओरिजन हो रहा है, यहीं से आपके माउंटेन्स का ओरिजन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। इसी के साथ एसोसिएटेड जो PYQs थे वो मेंस के आपको PDF की फाइल में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो यहीं से आपको चल गया पता कि किस तरह से हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी का, खास करके सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल आपका, सॉरी कॉन्टिनेंटल नहीं, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, और साथ में मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स को कैसे कोरिलेट किया गया है। एक थ्योरी समझ आएगी, उसी से अगली ऑटोमेटिकली कोरिलेट होती जाएंगी। तो ये याद रखना कि जितनी भी ये थ्योरीज पढ़ी हमने, सबका कोरिलेशन है एक दूसरे से। अब चला पता कि जो एल्फ्रेड वैगनर ने शुरू में कहा था, क्या कहा था कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बस वहीं इसीलिए उसको पायनियर माना जाता है एल्फ्रेड वैगनर को जियोमॉर्फोलॉजी में। क्यों? क्योंकि वही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसकी चीज के बारे में बताया दुनिया को। दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज द पायनियर थ्योरी इन द जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद उसी थ्योरी में जो फ्लॉज थे उनको दूर किया किस किसने? आर्थर होम्स ने, हैरी हस ने, फिर बाद में इसी मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स को आपके, दैट इज 2 साइंटिस्ट थे आपके, ये यहाँ पे शायद हमने वो स्लाइड को देखा नहीं अभी, या ये थे, दैट इज मैकेंजी, और कर लिया हमने, मैकेंजी और पार्कर जो थे उन्होंने ही इसको बाद में और ज़्यादा मॉडिफाई किया, और बाद में उसको फिर आउटरैम ने इसको, सॉरी इस थ्योरी जो आपकी, ये जो थ्योरी थी आपकी, दैट इज़ द प्लेट टेक्टोनिक्स को, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को मॉर्गन ने जो था इसको ज़्यादा बेटर वे में फिर आउटलाइन किया था इसी थ्योरी को बाय मॉर्गन इन 1968, 67 याद रखना इसको, 67 में मैकेंजी और पार्कर ने, 68 में मॉर्गन ने। तो सिमिलर यही कहानी थी जो हमने अभी डिस्कस की। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बेसिकली जो आपने कन्वेक्शन करंट थ्योरी का जो डायग्राम है उसको समझ आ गया अगर, तो ये थ्योरी ऑटोमेटिकली सारी समझ आती जाएंगी आपको। तो इसके साथ अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म्स को। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।